जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा चौहान और मैं आपका स्वागत करती हूँ कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर में। मैं आप सभी को भूगोल पढ़ाऊंगी। सब लोग ये याद रखिएगा कि जो प्रश्नावली आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए शुरू करते हैं क्लासेस। सबसे पहला प्रश्न, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर है एशिया। जैसा कि हम सभी को पता है, विश्व में हमारे पास कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वो 7 महाद्वीप कौन से हैं। भारत की सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? ऑप्शंस हैं 6, 5, 8 या फिर 7। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 8। ये देखिए, ये है हमारा भारत देश और हमारे भारत देश को 8 पड़ोसी देश सीमा स्पर्श करते हैं और श्रीलंका यहाँ पे लास्ट में। तो हम मैप के जरिए इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो आपको मैप के साथ साथ मतलब बुक्स के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि मैप पे इसका लोकेशन कहाँ है, ठीक है? क्योंकि आप सेना में भर्ती होने वाले हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको इतने बेसिक्स आने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस है 6, 5, 8 और 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 7। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति किस प्रकार है? त्रिभुजाकार, चतुष्कोणीय, अष्टकोणीय या आयताकार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चतुष्कोणीय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत पूर्णतः कौन से गोलार्ध में स्थित है? जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो बेसिक डायरेक्शंस हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, उसी तरह हमारे जो ग्लोब है उसे हमने 4 भागों में बांटा है, जो कि है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा जो 0 डिग्री इक्वेटर है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। उसी तरह जो प्राइम मेरिडियन है या फिर प्रमुख यमोत्तर वो उसे वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो हमारा जो भारत है एशिया में स्थित है, जैसा कि हमने सबसे पहले प्रश्न में देखा था, वो सबसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है राजस्थान। और आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान सबसे पहले नंबर पे आता है, दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। ये ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं। अगर आपको मैप का आइडिया नहीं है तो आप फंस सकते हैं। देखिए, इसका उत्तर है गोवा, यहाँ पे गोवा स्थित है। ऑप्शंस में था सिक्किम जो यहाँ पे है, त्रिपुरा जो यहाँ पे है और मणिपुर जो यहाँ पे है। तो आप मैप में देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि इसका सही उत्तर है गोवा, ठीक है? ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 8, 6, 9 और 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि है 8। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसको याद करने का बड़ा ही सिंपल ट्रिक है। ग, छ, झ जो कि है गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये परम मित्र हैं। प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, मी से जो है हमारा मिजोरम और त्र से है त्रिपुरा। तो ये बड़ी सिंपल ट्रिक है और ये इंडिया के मैप में आपको लोकेशन पता होना चाहिए स्टेट्स का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय क्या है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 पश्चिमी देशांतर या फिर
83.2 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 82 डिग्री एंड हाफ पूर्वी देशांतर। ये हमारा भारत का नक्शा है और जैसा कि मैं उम्मीद करती हूँ आपको अक्षांश और देशांतर रेखा में कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली रेखाओं को देशांतर कहते हैं। द से दक्षिण, द से देशांतर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो बचेगा वो हमारा है अक्षांश रेखा। तो इसका सही उत्तर है 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, 82 एंड हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम देशांतर कहते हैं, जो भारत का मानक समय निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या तेलंगाना? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये देखिए, फिर से आ जाता है उत्तर प्रदेश। ये कुल मिला के 8 राज्यों से सीमा को स्पर्श करता है। सबसे पहला है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो कुल मिला के जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2900 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी 2932, 933 और 3214 किलोमीटर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2933। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर्स, 3124 किलोमीटर्स, 3215 किलोमीटर्स या फिर 3223 किलोमीटर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर्स। ये देखिए, फिर से वही मैप है। ये हमारा वेस्ट पॉइंट, ईस्ट पॉइंट, ये जो लाइन जा रही है ये टोटल है 2933 किलोमीटर्स। ओके, नॉर्थ से साउथ जाने वाली ये जो रेखा है इसका 3214 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होगा कि सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स कौन से हैं इंडिया के। तो इसमें पूछ रहा है उत्तरी बिंदु। इसका सही उत्तर है इंदिरा कॉल। देखिए, हम सभी को पता है कश्मीर जो है वो भारत का ताज कहा जाता है। तो जो कश्मीर है वो भारत के उत्तर में है। तो क से कश्मीर, क से कॉल। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं। कश्मीर के पास जो है इंदिरा कॉल, तो इंदिरा जो कॉल है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट, जो कि स्थित है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा, नागालैंड की सीमा, असम की सीमा या मणिपुर की सीमा? अभी तक हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। यहाँ पे होगा इंदिरा कॉल, यहाँ पे होगा इंदिरा पॉइंट और पूर्वी बिंदु पूछा है तो वो होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश की सीमा। इसका सही उत्तर, इसको मैप में देखेंगे अभी आगे, उससे पहले ये कर लेते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ओखा, भरूच, जैसलमेर या फिर अमरेली? इसका सही उत्तर है ओखा। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे भी आपके बहुत प्रश्न आते हैं, तो इनको आपको गलत नहीं करना है। इसका सही उत्तर है भारत व चीन के बीच में स्थित है हमारी मैकमोहन रेखा। ये देखिए, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश और इंडिया पे अगर आप देखिए लोकेशन, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो जैसा कि हमें पता है चाइना यहाँ से बॉर्डर साझा करता है चीन, तो ये है हमारी मैकमोहन लाइन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न, भारत व पाक के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल? इसका सही उत्तर है हमारा रेड क्लिफ रेखा।
अगला प्रश्न है, भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसा कि हमें पता है ये ऑप्शंस हम पढ़ चुके हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, इसका सही उत्तर है पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप और इसको थोड़ा जूम किया गया है। अगर मैं थोड़ा रफली इंडिया का मैप बनाती हूँ, यहाँ श्रीलंका बनाती हूँ, तो ये हमारा तमिलनाडु है, ये केरला है, यहाँ पे सदर्न स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं, और पाक स्ट्रेट, जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये हमारा श्रीलंका है। अगला प्रश्न, परिक्रमण गति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का झुकना, या फिर इसका सही उत्तर है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। अब आप सब तो मंदिर गए ही होंगे, और जब मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा के बिना आपका जो विजिट है, आपका वहां जो जाना है, वो शायद अधूरा माना जाता है। तो साथियों, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप परिक्रमा लगाते हैं। इसी तरह हमारी जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ये देखिए, ये रोटेशन है। जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने अक्ष पर जब घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं या फिर परिभ्रमण कहते हैं। और जो रेवोल्यूशन है, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं, वो होगा जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है, ये हमारा मैप है जिसमें रेडक्लिफ लाइन को शो किया गया है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी ये लाइन सीमा साझा करती है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न यूजफुल लगे होंगे। इनको गलत नहीं करना है साथियों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, पर स्कोरिंग है, ठीक है। इजीली सीखने के लिए मैंने इंडिया को 5 टीम्स में डिवाइड किया है, टीम ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बाद में ये बताएंगे कि आपको कौन सी टीम के स्टेट में घूमना या घूमने जाना आप चाहते हो, या जहां आपको घूमना पसंद है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम टीम डी से, जो कि है सबसे डिफिकल्ट, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर उत्तर पूर्वी राज्य। लगभग यहाँ से क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग भी आते हैं, और आपको जो कैपिटल्स लर्न करने हैं उसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले शुरू करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ए अल्फाबेट से हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा है, जो मैकमोहन लाइन है वो भारत एवं चीन के अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, टच करता है, तो अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर की साइड है। फिर बीच में हमारा बचता है असम, ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए। फिर सेकेंड जो दिक्कत आती है वो आती है हमारी 3M को लेके। इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा M कहां पे है, ठीक है। इसका हम लोकेशन पढ़ेंगे अभी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। अब मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूं कि आपने गवर्नमेंट स्कीम का एक नाम सुना होगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। मैं लिख देती हूं यहाँ पे, तो बस दोस्तों यही है हमारी ट्रिक, NMAMI। NA से नागालैंड, MA से मणिपुर, MI से मिजोरम, और लास्ट M जो बच जाता है हमारा वो है मेघालय, ठीक है। तो इसका लोकेशन भी ऐसा ही है मैप पे। सबसे पहले देखिए नागालैंड सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद है मणिपुर बीच में, फिर आता है सबसे नीचे मिजोरम, ठीक है। तो 2 M तो हमारे हो चुके, बचा तीसरा M बेचारा, वो है मेघालय, जो असम के साउथ में है। तो हमारा है जो हम पढ़ चुके हैं वो है N से नागालैंड, ठीक है साथियों। तो ये बहुत ही सिंपल है। कभी अगर आपके एडवांस क्वेश्चंस आते भी हैं कि नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर अरेंज करने हैं स्टेट्स को, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमेशा ये ट्रिक याद रखिए, नमामि गंगे जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 2 M हो चुके हैं, तो 1 M बचता है जो कि है मेघालय। फिर यहाँ पे त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश हो चुका है।
अब एक और चीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, वो ये थी कि जो हमारी कर्क रेखा है वो दो उत्तर पूर्वी राज्यों को काटते हुए गुजरती है, जो है हमारा त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर आपको ये पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनको कट करता है तो आप वैसे भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। अब हमने इनको तो पढ़ लिया है, अब इनके कैपिटल्स को पढ़ लिया जाए। कैपिटल्स को याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, जो कि है हमें हिंदी में हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है, उनको याद रखना है। बहुत सिंपल है। देखिए यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है। तो सिंपल, अरुणाचल प्रदेश का इतना बड़ा ईटानगर, क्या कहेंगे, ईटानगर, इसका कैपिटल। ईटानगर। सेकेंड हम शुरू करेंगे यहां से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए चलेंगे। त्रिपुरा से शुरू करेंगे। अ से अगरतला, आ से आइजवाल, ठीक है, ई से इम्फाल, क से कोहिमा, फिर लास्ट में आएगा द से दिसपुर और श से शिलोंग। तो साथियों मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपको थोड़ा हेल्प करेगा। अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे हिंदी में, फिर से शुरू करते हैं। अ से अगरतला, आ से आइजवाल, ई से क्या होगा हमारा, इम्फाल, क से कोहिमा, क के बाद आता है हमारा द, ठीक है, द से होगा हमारा दिसपुर और लास्ट में जो है वो श से यानी शिलोंग। तो ये ट्रिक तभी याद होगी जब आपको इंडिया के मैप पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का लोकेशन याद है। तो लोकेशन मैंने आपको याद करवा दिया है, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो अगर लोकेशन याद है तो आराम से कैपिटल्स भी याद हो। तो टीम डी हमारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल, ठीक है, 7 सिस्टर्स डन। नेक्स्ट आते हैं टीम ए में। टीम ए में मैंने नॉर्दर्न स्टेट्स को डाले मोस्टली। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और हमारा पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। टोटल 8 राज्य हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा पंजाब और हरियाणा है उसका एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के 2 कैपिटल्स हैं, एक है समर कैपिटल, एक है विंटर कैपिटल। एस से याद रखेंगे, समर कैपिटल होगा शिमला, विंटर कैपिटल होगा धर्मशाला। फिर से रिपीट करती हूं, हिमाचल प्रदेश के 2 कैपिटल्स हैं, एक है समर कैपिटल, एक है विंटर कैपिटल। समर का एस इक्वल्स टू शिमला, ठीक है, विंटर कैपिटल जो होगा धर्मशाला। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड जिसका कैपिटल है देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार का पटना जैसा कि हम सबको पता है, सिक्किम का गैंगटॉक, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ठीक है साथियों, इजी है, ठीक है। टीम वाइज डिवाइड करोगे तो आपको इजी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे कभी। नेक्स्ट चलते हैं टीम बी की तरफ, जिसमें मैंने ब्लैक स्टार्स बनाए। सबसे पहला है राजस्थान, जिसका कैपिटल है जयपुर। सेकंड है गुजरात। फिर टीम बी में मैंने लगभग उन स्टेट्स को रखा है जो मिडिल ऑफ इंडिया में आते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, गुजरात का है गांधीनगर, नीचे आइए महाराष्ट्र का मुंबई, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर और लास्ट में हमारा बचता है झारखंड जिसका कैपिटल है रांची। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं टीम नंबर सी पे, जो है हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स। बहुत ही सिंपल है इनको याद करना। आ जाइए, स्टेट्स हैं गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जब आप मैप के जरिए याद करोगे आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। गोवा का कैपिटल पानाजी, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरल का त्रिवेंद्रपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का अमरावती और तेलंगाना का है हमारा हैदराबाद। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने पूरे इंडिया को कवर कर लिया है और हमारे जो 28 राज्य हैं वो कंप्लीट हो गए। ई
जिसमें हमारे यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र प्रशासित प्रदेश शामिल हैं। सबसे पहला है हमारा लद्दाख, जिसका कैपिटल है लेह। तो लेह, ल और ल, लद्दाख से लेह, ठीक है, हो गया। सेकेंड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जिसका भी दो कैपिटल्स हैं, एक है समर कैपिटल और एक है विंटर कैपिटल। फिर से वही ट्रिक अपनाते हैं, एस से समर, तो एस से होगा हमारा श्रीनगर, और विंटर कैपिटल होगा हमारा जम्मू। ठीक है साथियों। तीसरा हमारा आएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद अगला हमारा आता है दिल्ली, जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहते हैं। उसका कैपिटल है नई दिल्ली। फिर आ जाइए यहाँ पे दादरा नागर दमन एंड दीव। ठीक है, पहले दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, किंतु इनको अभी मिला दिया गया है और इसका कैपिटल है दादरा। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप, जिसका कारावती कैपिटल है। उसके बाद पुडुचेरी, जिसका कैपिटल पुडुचेरी ही है। और लास्ट में हमारा आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो कितना सिंपली हमने पूरे इंडिया की मैप को याद कर लिया है, उसके स्टेट्स और उसके कैपिटल्स के साथ विथ द लोकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को अभी हमने मैप के जरिए समझा है, थोड़ा सा रिविजन करते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहला राज्य राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। फिर मध्य प्रदेश भोपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पंजाब का है चंडीगढ़, हरियाणा का भी है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के दो हैं, शिमला और धर्मशाला। ठीक है, गुजरात का गांधीनगर, उत्तराखंड का देहरादून। ये मैप देखो आप, यहाँ पे अच्छे से लोकेशन याद करो स्टेट्स की। नेक्स्ट है गोवा, जिसका है पानाजी, महाराष्ट्र का है मुंबई, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तमिलनाडु का चेन्नई, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तेलंगाना का हैदराबाद। फिर आता है हमारे 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, असम का है दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजवाल, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर इम्फाल, और फिर आता है हमारा बिहार, उड़ीसा का भुवनेश्वर, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरल का त्रिवेंद्रपुरम और सिक्किम का गैंगटॉक। फिर ये हमारे केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, जिनके कैपिटल्स जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू, जैसे कि हमने बोला था ये समर कैपिटल है, ये विंटर कैपिटल है। लद्दाख का लेह, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही रहेगा, दमन एंड दीव एवं दादरा और नागर हवेली का है दमन, लक्षद्वीप का कारावती, अंडमान और निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी का पुडुचेरी और दिल्ली का नई दिल्ली। तो इसी के साथ साथियों ये है हमारा टीम। ठीक है, 5 टीमों को रिवाइज कीजिए फटाफट से और इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो। ये देखिए, ये है हमारा सौरमंडल, ये सन है, सूर्य, और ये हमारे 8 ग्रह हैं। तो आपके जो सवाल आएंगे वो हो सकता है ग्रह के बारे में आ जाए। ठीक है, कौन सा ग्रह किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, या ग्रह के विशेषताओं के बारे में आ सकता है, या फिर ग्रह के पोजीशन के बारे में आ सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति के बारे में। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे 8 ग्रह हैं और सबसे पहला है बुध, फिर है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो इसको याद करने का कोई ट्रिक मैंने रखा नहीं है, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। देखिए, बुध और शुक्र आपको इतना याद रखना है, पहले बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी जहां हम रहते हैं, उसके बाद मंगल, 4 याद हो गए। उसके बाद फिर से आ जाइए, फिर से ब है और फिर श है। देखिए, पहले ब है, फिर श है, पृथ्वी, मंगल, फिर से ब है जो है बृहस्पति, और फिर श से शनि और अरुण
और वरुण। तो जैसा कि मैं काफ़ी ट्रिक को आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर से कनेक्ट कर देती हूँ, जो स्वर्ण माला है उससे कनेक्ट कर देती हूँ ताकि आप भूलें नहीं। तो हमें पता है वर्ण माला में पहले अ आता है फिर व आता है, ठीक है। तो अरुण पहले आएगा फिर वरुण आएगा। तो ये स्थिति है ग्रहों की, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर से ब से बृहस्पति, श से शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नावली। तो ये पहला प्रश्न आपके लिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? अभी हमने देखा कुल मिला के 8 ग्रह हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी या फिर सूर्य? तो अभी हमने देखा शुक्र एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, पृथ्वी भी एक प्लैनेट है, ग्रह। तो जो बचता है वो है हमारा सूर्य। इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। नेक्स्ट, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शंस है हमारे 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कितना मिनट, ओके। 8.3, 7.3, 9.4 या फिर 10। इसका करेक्ट आंसर है 8.3, मतलब 8 मिनट और 3 सेकेंड्स। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो चंद्रमा है उसका प्रकाश जब धरती पर आता है तो वो लगभग लेता है 1 मिनट और 3 सेकेंड्स का समय, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा पर आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो हमने अभी अभी देखा था इमेज में, ठीक है, सन था, उसके बाद 8 ग्रह थे। तो मैंने क्या बताया था आपको ट्रिक? सबसे पहले ब आएगा फिर श आएगा, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर से ब, श और अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसमें आप मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। बृहस्पति तो नहीं होगा क्योंकि वो पृथ्वी के बाद वाले उसमें है, तो उसका सही उत्तर है बुध। ओके, ऑप्शन नंबर ए, बुध, ठीक है। देखिए वो इमेज याद रखेंगे तो सवाल में आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? अब इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, हमारा जो ग्रह है शुक्र, उसको पृथ्वी की बहन यानी ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है उसकी संरचना, मतलब बनावट में कैसा है, जैसे पृथ्वी बनी है उसी तरह वो भी बना है। सेकंड है घनत्व, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। थर्ड है द्रव्यमान, जिसे मास कहते हैं इंग्लिश में, ओके। और साइज भी होगा इसमें, आकार। ठीक है साथियों, तो आपको ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, इनको याद नहीं करना है। तो हमारी जो पृथ्वी है और जो शुक्र है वो लगभग काफी चीजें सिमिलैरिटीज को शेयर करता है, इसलिए उसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो देखिए हमारा प्रश्न फिर से देखिए, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बड़ा मतलब आकार, साइज, ओके। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र। आ जाइए अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया शुक्र जो है वो काफी चीजें शेयर करता है अर्थ के साथ। देखिए फिर से वही ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका आंसर है शुक्र। अब जब इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना है बच्चों,
क्योंकि रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो भूलोगे नहीं। तो मैंने आपको समझा दिया है, तो सवाल गलत नहीं करने। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? इसका उत्तर भी हमारा शुक्र है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शुक्र या फिर मंगल? इसका उत्तर भी हमारा शुक्र ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलता है। अब आपने देखा होगा CO2 जैसे पृथ्वी पे पाया जाता है, तो वो जो हीट को है ट्रैप कर लेता है, मतलब ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। तो जहां ज्यादा CO2 होगा वहां पे ज्यादा गर्मी भी होगी। तो जो हमारा शुक्र है, यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है और सवालों को सही करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? फिर से वही, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, तो इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। पृथ्वी की बहन कहा है किसे? शुक्र को। काफी सारे रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन ये भी है कि वो उसके पास रहती है। बहनें साथ साथ रहती है ना, अकेले थोड़ी रहती है। एक बहन होगी तो दूसरी बहन भी साथ में रहेगी, ट्विंस, ठीक है, ट्विन सिस्टर्स। तो इसी तरह शुक्र पृथ्वी की ट्विन सिस्टर है। तो जहां पृथ्वी जाती है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं बुध, शनि, शुक्र या फिर मंगल। देखिए, ये सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर कुल मिला के बहुत सिंपल है। तो आपके लिए यहाँ पे जो एग्जामिनर्स हैं उन्होंने एक और सिंपल सवाल रखा है जिसका आंसर अगेन शुक्र है। अब आपने देखा होगा जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो चंद्रमा के साथ चमकते हुए तारे दिखते हैं, तो जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार चमकता है वो हमारा शुक्र ही है। तो यही कारण है कि इसको इस नाम की उपाधि दी गई है, जो कि है भोर का तारा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? अब हम सबको पता है हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है, तो पृथ्वी सुंदर है तो उनकी बहन भी सुंदर ही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर फिर से वही है, शुक्र। देखिए कितना आसान है। अब इसको आप रट्टा मारने बैठते तो शायद भूल जाते, फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा है इसका उत्तर, पर क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बड़ा इजीली, तो भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी एमिडसन, ऑप्शन सी तस्मान, ऑप्शन डी जॉन केबॉट। ठीक है, इसका सही उत्तर है हमारा रॉबर्ट पियरी। इन्होंने इसकी खोज की थी 6 अप्रैल 1909 में। ये याद नहीं करना है, बस मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रही हूँ, ठीक है साथियों। अगला सवाल आते हैं, पृथ्वी स्थित है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पोजीशन पे है, स्थिति पे। तो पहला इमेज याद कीजिए, अभी मैंने जो खोला था, रुकिए के लिए खोलते हैं वापस। ये देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये रही हमारी पृथ्वी। किसके बीच स्थित है ये? शुक्र और मंगल के बीच में, ठीक है साथियों। तो मिल गया आपको इसका उत्तर। शुक्र एवं मंगल के मध्य, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ओके, आ जाइए अगले सवाल पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ओके, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि पृथ्वी पर कहाँ दिन और रात की अवधि समान होती है, सेम होती है, ठीक है, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। ऑप्शंस देखिए, ध्रुवों पर यानी पोल्स पे, मकर रेखा पर,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर जिसे इक्वेटर कहते हैं, और ऑप्शन डी कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा भूमध्य रेखा। अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी बनाती हूँ, जीरो डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर पे लगभग जो, जैसे हमें पता है 24 घंटे होते हैं एक पूरे दिन में, तो 12 घंटे लगभग दिन रहता है और 12 घंटे रात रहती है। तो यहाँ पे जो समय है वो इक्वल है, दिन और रात की अवधि बिल्कुल समान है। ओके, इसका ऑप्शन है सी, भूमध्य रेखा पर। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा साथियों। और देखिए अगला सवाल, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2 या 8? जैसा कि हम सभी को पता है पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, ठीक है। तो एक ही उपग्रह है, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, बाकी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जिनको हमारे साइंटिस्ट ने मिलके बनाया है और लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है 1। तो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, हम सभी को पता है एक ही उपग्रह है। अगले सवाल पे आइए, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 6 माह, 6 मंथ्स। अब आपको सोच के बड़ा ताजुब हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 6 महीने सिर्फ दिन रात ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वहाँ 6 महीने दिन रहता है और फिर अगले 6 महीने रात रहती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा कहलाता है? शुक्र, शनि, मंगल या फिर वरुण? देखिए इसका सही उत्तर होगा हमारा मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं। अब इसके पीछे कारण है, जैसा कि हमें पता है जब बारिश होती है और लोहे का कोई सामान पानी में रहता है या फिर वाटर के टच में रहता है तो उस पर क्या लग जाती है? जंग। क्यों लगती है जंग? क्योंकि वो आयरन से बना है। ठीक है, तो जो हमारा मंगल ग्रह है उस पे आयरन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है साथियों, जैसा कि हमने देखा था शुक्र पे CO2 बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा चमकीला है और बहुत ज्यादा गर्म है। इसी तरह हमारा जो मंगल ग्रह है इसमें बहुत सारा आयरन पाया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लाल रंग का दिखाई देता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। अगले सवाल पे चलिए, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? अब इसका आंसर तो वैसे आप सबको पता ही है, फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि जब हम पिक्चर से याद रखते हैं तो भूलना लगभग असंभव है। देखिए यहाँ पे क्या लगता है आपको, कौन सा है सबसे बड़ा? यही दिख रहा है, बृहस्पति। ठीक है, तो इसका उत्तर भी वही है, बृहस्पति। हमारा जो बृहस्पति है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसमें याद नहीं करना है, ओके, याद करोगे, याद करना है पर रट्टा नहीं मारना है इस वाले क्वेश्चन में, बृहस्पति। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है डिमॉस, चंद्रमा, लापेटस या टाइटन? तो इसका सही उत्तर है हमारा चंद्रमा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो साथियों इसी के साथ सौर मंडल के ये प्रश्न यहीं तक है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर, अक्षांश देशांतर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं?
जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे काल्पनिक रेखाएं बनी होती हैं। ये रेखाएं जो है ये हमारी सुविधा के लिए, रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए बनाई गई हैं। ये काल्पनिक है, ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आप टकरा जाते हैं और आप कहेंगे अरे मैं तो अक्षांश से टकरा गया है ना, या देशांतर से टकरा के मुझे चोट लग गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, काल्पनिक है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। जो ईस्ट से लेके वेस्ट को जाएंगी, ठीक है, वो कहलाती है हमारी अक्षांश रेखाएं। प्रधान देशांतर ये प्राइम मेरिडियन है और जो इक्वेटर है वो भूमध्य रेखा है। तो अब इनको जब हम ग्लोब पे प्रोजेक्ट करते हैं, जब इन रेखाओं को ग्लोब पे बनाया जाता है तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मन में आया लाइन खींच दिया स्केल से, ऐसा नहीं होता है। इनको प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है। तो जो हमारी अक्षांश होती हैं उनको कोण के सहायता से बनाया जाता है। ये देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैप खोलेंगे, इमेज यहाँ पे देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। ये हमारे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इस पर अभी पेन नहीं चलेगा, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो जब ग्लोब होता है उसके सेंटर का जो पॉइंट होता है, वहां से जब आप कोण लेंगे यानी एंगल जब डिसाइड करते हैं, तो ये हमारे जो एंगल्स हैं, ये देखिए एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब कोण है। तो पहले सेंटर पॉइंट से एक कोण बनाया जाता है, फिर उस कोण को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो लाइंस देख रहे हैं आप, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कोण की सहायता से बनाई जाती है। देखिए प्रश्न, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को नापा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। प्रश्न कठिन नहीं है, समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जैसे कि हम सबको पता है 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। देखिए ये इमेज के द्वारा समझेंगे, ये हमारी पृथ्वी है जो टिल्टेड है, ठीक है, अपने अक्ष पर। 0 डिग्री है वो है हमारा भूमध्य रेखा। जब ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, यहां से नीचे साउथ, तो 23.5 डिग्री उत्तर पर हमारा जो है कर्क रेखा है, और ऐसे ही 23.5 डिग्री नीचे भी है, दक्षिण में भी है, उसको हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर ये हमारे आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल है, ठीक है। तो जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि कर्क रेखा का जो एंगल है वो कितना है, 23.5 डिग्री, या कर्क रेखा क्या होती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब और इस पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हुई है। तो हमारा जो सवाल है वो ये कह रहा है कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, ठीक है।
तो ये जो हमारी दूरी है वो 111 किलोमीटर। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था पहले ही सवाल में कि जो अक्षांश रेखाएं जो बनाई जाती हैं वो कोण की सहायता से बनाई जाती हैं, ठीक है, जो एंगल बनेगा उसके हिसाब से बनेंगे। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो पूरे ग्लोब पे समान रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब आप पोल पे चले जाओ या आप इक्वेटर पे आ जाओ, जो डिस्टेंस रहेगा एक अक्षांश का और दूसरे अक्षांश का, उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर्स ही होगा, ठीक है। तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनका प्रैक्टिकल यूज जो होता है वो डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है, और जो लॉन्गिट्यूड होती है या देशांतर होती है वो समय को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा। तो जैसा कि हमें पता है हमारी जो कर्क रेखा है, हमारी जो भूमध्य रेखा है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, वो पृथ्वी को इक्वल हाफ्स में बांटती है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल समांतर तरीके से बांट देती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। अगला सवाल है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है बेल्ट, ऑप्शन बी है गोरे, ऑप्शन सी है काले और ऑप्शन डी है समय पेटी, ठीक है। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो एक देशांतर रेखा और दूसरे देशांतर रेखा के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको हम गोरे कहते हैं, ठीक है साथियों। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या फिर 12 घंटा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 मिनट। इसको समझेंगे आगे हम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती हैं, और जो देशांतर है जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं वो समय को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक देशांतर रेखाएं हैं। अगर मैं लेती हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, जो ए देशांतर है और जो बी देशांतर है, अगर मुझे इन दोनों के बीच का समय निकालना है तो वो कितना होगा? 4 मिनट होता है, 4 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। तो हमें पता है हमारा जो भारत का मानक समय है वो कितना है? तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 82.5 इंटू 4, ठीक है, तो हमारा उत्तर आता है 330। और इसको हम डिवीजन देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5.2 मतलब 5.5 घंटे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा भारत का समय है, जो भारत का मानक समय है, वो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से
5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे इसलिए है क्योंकि हम जो प्रमुख यमोत्तर है उससे पूरब की तरफ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 4 मिनट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हमारा अगला प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 179, ऑप्शन डी 360। ठीक है, इसका ये नहीं होगा, ये होगा 181। ठीक है, ये है हमारी लॉन्गिट्यूड। टोटल 360 हमारी देशांतर रेखाएं हैं। देखिए इसको समझते हैं। हम सभी को पता है कि पृथ्वी पे 2 ध्रुव हैं, उत्तर एवं दक्षिण। ठीक है, तो अगर आपके पास सवाल ये आता है कि कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो आंसर 179 होगा, क्योंकि हम इन 2 पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। एक पॉइंट है वो, है ना, बिंदु है वो, रेखा नहीं है। अगर बिंदु की बात करेंगे तो बिंदु को हटा के 179 होगा, पर क्योंकि हमें प्रश्न में ये पूछा है कि कुल अक्षांश पूछा है। ठीक है, अगर ये पूछते हैं अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179 आंसर होगा, पर अगर कुल संख्या पूछी गई है तो उसका आंसर 181 होगा। ओके, क्योंकि 90 साउथ में होता है, 90 नॉर्थ में होता है, और एक 0 डिग्री इक्वेटर को काउंट करते हैं, तो 180 प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर दिन तथा रात एक समान होता है। प्रमुख यमोत्तर, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका या फिर ध्रुव। इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा भूमध्य रेखा। जो हमारी भूमध्य रेखा है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, यहाँ पे दिन एवं रात बराबर होता है। ठीक है साथियों, चलिए सिंपल है ये तो। देखिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, नंदा कोटा, कामेट या फिर नंदा देवी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार सवाल ऐसे भी आ जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जब भारत में पूछा जाए तब आपको बोलना है कंचनजंगा, पर अगर भारत की पूछा जाए तब आपको बोलना है K2। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए लोकेशन देखिए, कंचनजंगा है सिक्किम में, ठीक है, भारत का हिस्सा है, और जो K2 है वो लगभग POK के एरिया में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। तो ऑफिशियली वो भारत का हिस्सा नहीं है, हम उसको नहीं मान सकते। ठीक है, तो जब पूछे कि भारत में मतलब भारत के अंदर, भारत की जो टेरिटरी है उसके इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में अगर ये दोनों ऑप्शंस आते हैं तो आपको कंचनजंगा पे टिक करना है, पर अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो होगा हमारा K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो प्रश्न में पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो इसका आंसर गॉडविन ऑस्टिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम मतलब नया, सबसे नई कौन सी है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुरा। तो इसका सही आंसर है हमारे हिमालयस। हमारे जो हिमालयस हैं कहा जाता है आज भी वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिमालय इंडिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, और जो अरावलीज हैं, अरावली श्रृंखला, वो विश्व की सबसे पुरानी है। तो जहाँ पे आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी या विश्व की सबसे पुरानी, तो आंख बंद करके अरावली पे टिक करना है, क्योंकि अरावली न सिर्फ भारत की सबसे पुरानी
पर्वत श्रृंखला है बल्कि विश्व की भी है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए वही सवाल आ गया, इसका आंसर हमें पता है, हमारी अरावली श्रृंखला। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या फिर अमरकंटक? क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो यह आंसर तो सभी को पता है, इसका आंसर है गुरु शिखर। लोकेशन देखते हैं गुरु शिखर का। गुरु शिखर यहाँ पे है। अगर ऑप्शन में गुजरात आए और ये पूछा जाए कि गुरु शिखर कहाँ है, तो गुजरात नहीं करना है, ठीक है, राजस्थान करना है, क्योंकि बॉर्डर पर ही है। इसलिए मैप्स लेके आती हूँ मैं आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये रहा हमारा गुरु शिखर, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी गंगा पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी धौलागिरी। तो इसका सही उत्तर है हमारा कंचनजंगा। ठीक है, देखिए भारत में हिमालय का सर्वोच्च चोटी पूछा है तो कंचनजंगा होगा। ये लोकेशन हमने अभी देखा था, कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है सिक्किम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारो, खासी एवं जयंता पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको गलत नहीं करना है। मैप के जरिए देखेंगे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। देखिए जो मैंने सेकंड वीडियो बनाया था राज्य एवं उनकी राजधानियां, अगर आपने उत्तर पूर्वी राज्यों का जो मैंने ट्रिक बताया था, अगर आपने उसे अच्छे से देखा है, समझा है और याद किया है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है मेघालय। आगे देखते हैं, मैप के जरिए समझेंगे इसको। ये हमारा मैप है और मैंने ये आपको बताया था कि असम है वो हमारा आ जाता है बीच में, अरुणाचल प्रदेश ऊपर आता है क्योंकि वो चीन से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी जो थी नमामि गंगे। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन के हिसाब से भी यही है। सबसे पहले आते हैं नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। तो आप मणिपुर और मिजोरम और मेघालय में कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपको ये चीज पता है। तो यहाँ पे आता है हमारा त्रिपुरा और जो बच गया वो है बेचारा मेघालय। तो हमारा जो गारो, खासी और जयंता हिल्स हैं वो मेघालय में स्थित है। अब इसके पीछे आपने सुना होगा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि गारो, खासी और जयंता जो हिल्स हैं वो बादलों को घेर लेती है। ठीक है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, तो जो बादल हैं वो वहीं अपना सारा पानी बरसा देते हैं। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अन्नाईमोड़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या फिर नीलगिरी? तो पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिनसुला इंडिया, पूरे भारत का नहीं पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ प्रायद्वीप पूछा गया है। प्रायद्वीप आपको पता होगा, ऐसा भूमि का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो हमें सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो तीन वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और हमारा अरेबियन सी, अरब सागर। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो क्योंकि ये तीन तरफ से घिरा हुआ है तो इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो इस वाले रीजन में सबसे हाईएस्ट पीक या फिर उच्चतम जो चोटी है वो कौन सी है? इसका सही उत्तर है अन्नाईमोड़ी। देखिए मैप के जरिए समझेंगे, ये हमारा प्लेटो है। ओके, ये अरेबियन सी आ गया, इंडियन ओशन आ गया। यहाँ पे देखिए डोडा बेटा यहाँ है, ये रहा अन्नाईमोड़ी। इसका हाइट 2695 मीटर्स है। ठीक है, तो पेनिनसुला इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी एवं मैकाल।
हम सभी को पता है हमारे जो हिमालयस हैं वो हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री को फॉर्म करते हैं इंडिया के, ठीक है, हमारी रक्षा करते हैं और वो उत्तरी सीमा हमारे हिमालयस है। चलिए अगला प्रश्न, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या फिर सिक्किम? हमारी जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में स्थित है। मैप के जरिए देखेंगे, ये देखिए, आपने उसी दिन पढ़ा होगा, मैंने मैप में बताया था, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ हिमाचल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नंदा देवी कहाँ है। तो नंदा देवी नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि नेपाल के पास वाला जो स्टेट है वो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। तो जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है साथियों। देखिए ऐसे मैप से इजी हो जाता है याद करना, तो आपको रट्टा नहीं मारने का जरूरत पड़ता, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ठीक है, कौन से पर्वत, इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम या फिर हिंदुकुश? इसका जो उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अरावली। मैप के जरिए देखेंगे, ये है हमारा इंडिया का मैप जिसमें सारे फिजिकल फीचर्स दिखाए गए हैं। अब देखिए ऊपर एक नॉट बन रहा है जिसको गांठ कहते हैं हिंदी में, नॉट, ठीक है, और इस नॉट को हम पामी नॉट कहते हैं। तो जो पामी नॉट है वहां से हिमालयस और बाकी जो माउंटेन्स हैं वो इमर्ज होते हैं, मतलब वहां से उनकी उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शंस में देखिए क्या क्या था, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। अब आपने पढ़ तो लिया, ये है कहाँ वो देखते हैं। ये रहे हमारे कुनलुन, ठीक है, ये है हमारा हिंदुकुश और यहाँ पे है हमारा काराकोरम। तो ये सभी मिलके हिमालय की श्रेणी का भाग है। हिमालय सिर्फ भारत में नहीं है, वो एशिया में स्थित है, ठीक है। हिमालय सिर्फ इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया में आता है पर सिर्फ इंडिया का पार्ट नहीं है, वो और भी डिफरेंट कंट्रीज को टच करता है। तो हिंदुकुश, कुनलुन और हिमालयस ये पामी नॉट से इमर्ज हुए हैं, मतलब उनमें से निकले हैं। तो ऑप्शन ये रहा हमारा अरावली यहाँ पर है। तो अरावली तो दूर दूर तक नहीं टिकता है हिमालय के पास, है ना, बहुत फर्क है, डिस्टेंस है, काफी दूर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरावली, वो हिमालय श्रृंखला का पार्ट नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शंस है हमारे गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर नंगा पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। हमारा जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जैसा कि हम सभी को पता है, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर्स। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो हाइट है 8,611 मीटर्स, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है हमारी कंचनजंगा, इसकी हाइट 8,598 मीटर्स है, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको इनका हाइट याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। हमारा आखिरी प्रश्न है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां या फिर विंध्यान पर्वत, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सतपुड़ा पहाड़ियां। अब इसको मैप के जरिए देखेंगे, क्योंकि जब आप मैप से पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, जो हमारी नर्मदा और तापी है वो ओनली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली सिर्फ दो ही नदियां हैं भारत में, जो है हमारी नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। वो ये रही, ये जो राइट से है वो है नर्मदा, ठीक है, चलो ग्रीन लेते हैं, और ये जो नीचे है आपको दिख रही है वो है हमारी ताप्ती नदी। तो सवाल में पूछा गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में
कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो जैसा कि हम सबको दिख रहा है, ये ऊपर वाला है विंध्यान और ये जो नीचे येलो कलर से मैं बता रही हूँ ये है सतपुरा। ठीक है, अब इसको याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विंध्यान और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी है ना, या फिर नर्मदा तापी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको बड़ा ही आसान ट्रिक बनाते हैं, और ट्रिक भी नहीं बनाऊंगी, समझा देती हूँ। विंध्यान है, फिर है नर्मदा, विंध्यान और सतपुरा को ब्लू से करते हैं। और ये है हमारी नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अब देखिए सिंपल, जब हम माउंटेन्स की बात करेंगे या रिवर्स की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ हम सबको पता है। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, तो V और S, S मतलब साउथ, तो जो सतपुरा है वो दक्षिण में है। अगर विंध्यान और सतपुरा साथ में है तो आपको हमेशा याद रखना है S से सतपुरा, S से साउथ। ठीक है, तो जो सतपुरा है वो दक्षिण में रहेगा। इसी तरह रिवर पे आ जाइए, N से नॉर्थ, N से नर्मदा। अगर नर्मदा और ताप्ती साथ में आता है तो आपको ये याद रखना है कि नर्मदा ऊपर है और जो ताप्ती रिवर है वो उसके नीचे है। देखिए फिर से, विंध्यान, फिर हमारी नर्मदा, N से नॉर्थ, N से नर्मदा, ठीक है, ऊपर है। फिर आएगा सतपुरा, विंध्यान और सतपुरा में से सतपुरा दक्षिण में है। ठीक है, और फिर आएगी हमारी ताप्ती नदी। तो ऐसे समझोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आपके जो सवाल हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो हमारा प्रश्न देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? तो ये अगर हमारी नर्मदा है N और ये हमारी ताप्ती है T, ठीक है, तो हमें पता है विंध्यान ऊपर ही होगा क्योंकि, और ये हमारी सतपुरा रेंज, तो इन दोनों के बीच में जो आती है वो है हमारी सतपुरा पहाड़ियां। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? जैसे कि हम सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा डेजर्ट, वो कहाँ स्थित है? अफ्रीका, मंगोलिया, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगोलिया। सॉरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। ठीक है, देखिए मैप पे देखते हैं इसको, ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, और देख सकते हैं आप सहारा डेजर्ट पूरा ना ओशन कवर करता है। ठीक है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है। ओके, नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, अफ्रीका। ये देखिए यहाँ पे, ये है हमारा कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। तो इन चीजों को मैप के जरिए पढ़ेंगे तो ठीक है, इजी हो जाता है पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो अफ्रीका में है। ठीक है, थार जो मरुस्थल है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है, यानी भारतीय प्रायद्वीप में। पर थार मरुस्थल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है हमारा गोबी डेजर्ट। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूँ थार डेजर्ट को, तो थार डेजर्ट हमारा लगभग इतना पोर्शन कवर करता है, इतना होगा। तो आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं खुद ही कि इन दोनों के एरिया में कितना ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो थार मरुस्थल इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है गोबी डेजर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर लेक,
गोविंद पंत सागर या फिर टीटीकाका झील। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा कैस्पियन सागर। क्या पूछ रहा है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? आइए इसको मैप पे देखते हैं। ये है हमारा सेंट्रल एशिया का मैप, ये हमारा कैस्पियन नदी। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है हमारी लेक सुपीरियर। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर लेक, गोविंद पंत सागर या फिर चिलिका झील। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर। अब जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र, उसमें 5 फ्रेश वाटर लेक की झीलें हैं। मतलब जो मीठे पानी की झीलें हैं वो कुल मिला के 5 हैं, जिन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें जो सबसे बड़ा है वो है हमारा लेक सुपीरियर, और ये जो लेक सुपीरियर है ये विश्व की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ठीक है साथियों, ये देखिए, ये हमारा यूएस है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर कनाडा, नीचे मेक्सिको, अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है। ठीक है, ये जो 5 लेक्स है ये बॉर्डर भी बनाती है कनाडा से, तो इसी का जूम आउट है ये, है ना, लेक सुपीरियर है। ये 5 लेक्स के नेम्स हैं, आपको याद नहीं करने हैं पर पता होना चाहिए। लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो और लेक सुपीरियर। तो जो लेक सुपीरियर है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए हमारा अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, जयसंबंध झील, गोविंद पंत सागर झील या फिर हमारा चिलिका झील। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लेक वूलर। इसका जो लोकेशन है इंडिया मैप पे देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आता है ये। और जो लेक चिलिका है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का नदी है, नदी जी झील है, वो है हमारा लेक चिलिका जो उड़ीसा में स्थित है। जो चिलिका लेक है वो मैनमेड है, मतलब मानव द्वारा निर्मित है, पर जो वूलर लेक है वो नेचुरल है ना, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अभी अभी हमने पढ़ा है, खारे पानी की झील है हमारी चिलिका झील। ठीक है, जो उड़ीसा में स्थित है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर काली सिंध? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारी गंगा, ऑप्शन नंबर ए, रिवर गंगा। ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए यहाँ पे मैप पे, यहाँ पे सारे रिवर्स हैं और हमारी गंगा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक, ठीक है, अपना जो इसका जो माउथ है बे ऑफ बंगाल में है, सबसे लंबी है। और जो सबसे बड़ी की जब बात की जाएगी वो होगा ब्रह्मपुत्र, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से शुरू होके इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होके फिर बांग्लादेश में जाती है, और ये दोनों मिलके यहाँ पे सुंदरबंस डेल्टा बनाते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है साथियों, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में तो इतनी ही बहती है यहाँ तक, पर जब हम ये बात करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो उसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी, और जब सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है तो वो होगा हमारा गंगा रिवर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? ठीक है, बड़ी पूछा है तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। तो आप ब को ऐसे थोड़ा हिंट बना सकते हो, ब से बड़ा और ब से ब्रह्मपुत्र, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल
जो कि है हमारा भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर व्यास? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा रिवर ब्रह्मपुत्र। ये देखिए, ये मैप है, असम का मैप है, ठीक है। जो भूपेन हजारिका ब्रिज है, इसको हम धोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं, ओके। और इसका यहाँ पे लोकेशन है, तो हमें जैसे कि पता है असम में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ये इसका लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो असम में है ये ब्रिज, याद रखेंगे, भूलना नहीं है, ओके, समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, चंबल या फिर गंडक? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, नर्मदा। मैप के जरिए देखेंगे, मैप में देखते हैं तो वो इजीली याद होता है, रटना नहीं पड़ता है। ये देखिए इंडिया का मैप, ये है हमारी नर्मदा और हमें पता है यहाँ पे नीचे रिवर ताप्ती भी बहती है ना। एक मिनट के इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे है हमारा सरदार सरोवर डैम, तो ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है साथियों। मजा आ रहा है मैप के जरिए पढ़ने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध या फिर टिहरी बांध? इसका ये मतलब है कि ऐसा कौन सा बांध है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है हमारा टिहरी बांध। आइए मैप पे लोकेशन देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उस दिन हमने मैप्स पढ़े थे स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये है हमारा उत्तराखंड जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल और चाइना दोनों से। ये हमारा टिहरी डैम है, ठीक है। तो ये भारत के सबसे ऊंचा डैम है, ओके, समझ आए? अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध या फिर कोसी बांध? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध, ठीक है। ये उड़ीसा में स्थित है, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा उड़ीसा है और ये हीराकुंड बांध है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ये 3 बांध दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सी नदी पर इनका निर्माण हुआ है। नर्मदा, कृष्णा, तापी या फिर चंबल? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन डी, चंबल, ठीक है। ये थोड़ा याद करने का है। तो अगला प्रश्न है हमारा, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी? तो हम सभी को पता है हमारा जो ताजमहल है वो यमुना के किनारे है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यमुना। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं याद करना भी नहीं है। मैप देख लेते हैं एक बार। ये जो ब्लू में दिख रहा है आपको नदी जो बह रही है डार्क ब्लू में, ये हमारी यमुना है, लाइट ब्लू में गंगा है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो यमुना नदी के तट पर बसे हैं। तो इसमें से एक हमारा आगरा भी है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो इसका सही उत्तर आगरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू या फिर यमुना? आगरा जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है साथियों। तो सिंपल है ना। आगे चलते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? इनमें से हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर कर्णप्रयाग?
हम सभी को पता है त्रिवेणी संगम जो है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। तो कौन सी 3 नदियां हैं? वो यमुना, गंगा और हमारी सरस्वती जो अदृश्य है, ठीक है। उसका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद आए या प्रयागराज आए, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सिंपल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। आइए मैप के जरिए देखते हैं और क्लैरिटी आएगा, है ना। ये पेनिनसुला इंडिया की रिवर्स है, ये हमारी साबरमती है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। तो लगभग आप मान सकते हो गुजरात पर अगर मैं बनाती हूँ उसको, लगभग इतना बहेगी हमारी साबरमती, ठीक है। तो अहमदाबाद स्थित है इसके ऊपर, दिख रहा है लोकेशन, ओके। सिंपल है, इजी है। तो जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे या उसके ऊपर आप कह सकते हो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी? तो इस हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रिवर गोदावरी। नासिक ये इसके ऊपर। ऐसे जो सिटीज वाले क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी कौन से रिवर के ऊपर है, इसको आप मैप के जरिए भी याद कर सकते हो, नहीं तो बार बार रिवीजन जब आप करेंगे तो भूलेंगे नहीं उसको, है ना। ये देखिए यहाँ पे आइए, ये हमारी रिवर गोदावरी है और ये रहा हमारा नासिक शहर, ठीक है। सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स हैं इंडिया के, वो कौन सी नदी के किनारे हैं, उन पे भी सवाल आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या फिर स्वर्णरेखा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रिवर ब्राह्मणी के ऊपर स्थित है ये राउरकेला स्टील प्लांट। ये देखिए, ये स्टील प्लांट का एक मैप है, ठीक है, और इसके अंदर से बहती है हमारी ब्राह्मणी रिवर, है ना। तो ऐसे आप इमेजेस देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगला सवाल, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, हुगली। अब नर्मदा हम सभी को पता है, देखिए मैप यहाँ पे यूज होता है। जब आपको मैप में मैंने कितनी बार बताया, नर्मदा और जो तापी है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, अरेबियन सी में अपना पानी जाके गिराती है। तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मतलब गलत ऑप्शंस को हटा के भी सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। और जो ब्रह्मपुत्र है वो असम से बह के मेघालय से होके बांग्लादेश में एंटर करती है, तो वो भी नहीं होगा ऑप्शन। गंगा ऊपर रह जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रिवर हुगली। ये देखिए यहाँ पे ये गंगा है, यहाँ पे हुगली है, ठीक है। हुगली के ऊपर स्थित है कलकत्ता। तो स्पेसिफिकली जो लोकेशन है वो हुगली रिवर पर है, ठीक है साथियों। ये हमारा पूरा सुंदरबंस डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेज़न का डेल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं? विश्व का पूछे, सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है हमारा सुंदरबंस डेल्टा, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों शेयर करते हैं। और गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके सुंदरबंस डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरबंस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे हमारा सुंदरबंस डेल्टा है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होगा।
सुंदरबन नेशनल पार्क है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों यहाँ पर मिलके इस डेल्टा को बनाते हैं। अगला सवाल हमारा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी या फिर चंबल? ठीक है, इसमें ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि ये पठार के ऊपर अपना ड्रेनेज लेके चलती है। मतलब डेल्टा तब बनता है जब ऊंची कोई भी हाइट ऊपर होगा और एक प्लेस नीचे होगा। जैसे एक मैं माउंटेन बनाती हूँ, है ना, फिर जब नदी बहेगी तो बह के वो एक प्लेन स्लोप पर आ जाती है, बिल्कुल सपाट, है ना। फिर वो वहाँ पे अपना डेल्टा निर्मित करती है, जहाँ पे वो सारी मिट्टी और मिनरल्स जो साथ में लेके आई है वो वहीं पे छोड़ के मुहाने पे बनाती है नदी, ठीक है। पर ये जो नर्मदा और ताप्ती है ये पठार के अंदर से बहते हैं। जो पठार होता है वो फ्लैट होता है ऊपर से, है ना। अगर ये हमारा पहाड़ है तो हमारा पठार कुछ ऐसा होता है। तो इसमें से जब नदी बहेगी तो वो डेल्टा निर्माण नहीं करती। तो नर्मदा और तापी दोनों ही नहीं करते। तो अगर एग्जाम में सिर्फ नर्मदा ऑप्शंस में है तो नर्मदा पे टिक करेंगे, अगर सिर्फ ताप्ती ऑप्शंस में आया है तो ताप्ती पे टिक करेंगे, ठीक है। दोनों ही नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। अगला सवाल, ओके, ये देखिए मैप, ये रहा हमारा नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, है ना, गंगा, नील, अमेज़न या फिर ब्रह्मपुत्र? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रिवर नाइल, ठीक है। नील नदी जो अफ्रीका में बहती है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका, ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन आ जाता है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नील, अमेज़न या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा आंसर, जो सही आंसर है वो है अमेज़न, ठीक है, ऑप्शन सी। तो जब विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए वो है अमेज़न, सबसे लंबी की बात की जाए तो वो है नील नदी, ठीक है। ये देखिए साथियों, ये है साउथ अमेरिका का मैप, ये रिवर अमेज़न और उसके ट्रिब्यूटरीज, तो पूरा अमेज़न बेसिन है ना। तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज जो कलकत्ता में है, ढोला सादिया, चेनानी नाशरी जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो हावड़ा ब्रिज है जो कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, ठीक है। वो हमारा लिवरपूल का एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये हमारा हावड़ा ब्रिज है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मतलब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, NH7। अब देखिए इसमें NH7 आए या फिर नेशनल हाईवे 44, दोनों एक ही बात है, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शंस में 7 आता है तो 7 पर टिक करना है, और अगर 44 आता है तो 44 पे टिक करना है, ठीक है। चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ इसका लोकेशन है। ये हमारा नेशनल हाईवे, क्योंकि ये मैप है इसमें नेशनल हाईवे 44 दिया हुआ है, ठीक है, 44 लिखा है। तो अगर 7 होता है और 44 नहीं लिखा होता तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारा कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ज्वाइन करता है, ठीक है, इंडिया के लैंडमार्क्स को। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH44 या फिर NH7, दोनों ही सही उत्तर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है
भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, जिम कॉर्बेट उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य या फिर केवलादेव घना पक्षी विहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। जूलॉजिकल गार्डन जो कलकत्ता में है वो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ओके, लार्जेस्ट जू इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे, समझाने जैसा कुछ है नहीं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जॉग फॉल्स, जिसको गौरसप्पा भी कहते हैं, या फिर महात्मा गांधी, ठीक है, या फिर मेरिना झरना, धुआंधार झरना, या फिर कुंचिकल झरना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जॉग फॉल्स, जो कर्नाटका में स्थित है। ये देखिए इसका लोकेशन, ये जॉग फॉल्स कुछ इस तरह दिखता है, और इंडिया के मैप में अगर इसका लोकेशन देखें तो वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो स्टेट है वो हम सभी को पता है, कर्नाटका है। ठीक है, ओके, सिंपल। तो जॉग फॉल्स कहाँ स्थित है? अगर इस तरह से भी प्रश्न आता है तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए, जो कि है कर्नाटका। अगला प्रश्न हमारा, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH8, ग्रैंड ट्रंक रोड, NH63 या फिर NH27। तो ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो शेरशाह सूरी था उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक था? काबुल से हमारा प्रेजेंट डे जो कलकत्ता है, और ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हो ये हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या फिर लूनी नदी। देखिए ज्योग्राफी में जब नदियों पे जो हमारा सीरीज चला था उसमें भी हमने सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि इसमें पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया। अगर भारत में पूछा जाए तो गंगा है, ठीक है। अगर प्रायद्वीपीय भारत में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये सब हम कर चुके हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो स्पेशली ये देखिए, ये पेनिनसुलर इंडिया है पूरा यहाँ पे, और ये हमारी गोदावरी नदी है। ठीक है, ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है भारत में। उम्मीद है प्रश्न समझ आ रहे हैं, सिंपल है क्योंकि। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? वुलर झील, चिलिका झील, देवताल झील जो उत्तराखंड में स्थित है, या फिर गोविंद पंत सागर झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवताल झील जो उत्तराखंड में स्थित है, वो भारत की सबसे ऊंची झील में है, ऊंची झील माना जाता है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी, गुजरात हमारा ऐसा स्टेट है विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, तट रेखा पूछा है। आइए मैप पे भी देख लेते हैं इसी को। ये गुजरात का मैप है और ये जो रेड बॉर्डर आप देख रहे हो ये इसका कोस्ट लाइन हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ ऊपर इंडिया मैप पे गुजरात बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा ही था। अब कोस्ट लाइन में जो फर्स्ट अगर पूछे तो वो गुजरात है, सेकंड पूछे तो आंध्र प्रदेश, वैसे पूछेंगे नहीं। थर्ड जो है तमिलनाडु। तो अगर सवाल है कि ऐसा स्टेट जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पर गुजरात अगर नहीं होता है, अगर इन दोनों में से कुछ दिया हुआ है तो आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, उस पर आप टिक कर सकते हो। पर इतना हार्ड आएगा नहीं क्वेश्चन, सिर्फ सिंपली यही पूछेंगे कि
लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, तो वो गुजरात का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नर्मदा नहर, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सबको पता है, हमारी इंदिरा गांधी नहर यानी इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल है, ठीक है। इसका लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ये राजस्थान से पंजाब में मतलब यहाँ तक कवर करती है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल है, ओके। तो लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया है ये, ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, बेंगलुरु बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब नेचुरल पोर्ट, जिसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया, पहले से ही बन गया है वो, विद नेचुरल जो फॉर्मेशंस में, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस में, उसकी वजह से जो बन गया है, उसे बनाना नहीं पड़ा है, ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा पूछा है तो वो हमारा मुंबई बंदरगाह है। मैप पे देखते हैं कहाँ है मुंबई, तो हम सबको पता ही है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर स्थित है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे या पश्चिम रेलवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा उत्तर रेलवे जो जोन है, ठीक है, वो है। ये देखिए, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख पा रहे हो यहाँ से, ये हमारा नॉर्दर्न जोन है, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे, ये देखो ये कलर कोड भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो इंडिया में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो वो उत्तर रेलवे जो जोन है हमारा, ठीक है, खंड। सिंपल है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे नदियों के किनारे जो बसे हैं इंपॉर्टेंट सिटीज या जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे हमने नदियों वाले सीरीज में भी किए थे, इसका भी देख लो। तो अयोध्या जो है वो हमारा रिवर सरयू पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी, सिंधु नदी, सेन नदी या फिर टाइमर नदी, ठीक है। तो रिवर जो थेम्स है इंग्लिश में जिसे कहते हैं, उसके पास हमारा लंदन लोकेटेड है। ये देखिए, ये हमारा मैप है, ये रिवर थेम्स है जो ब्लू कलर में दिख रही है आपको, और ये जो स्टार, बड़ा स्टार बना हुआ है, ये हमारा लंदन है, ठीक है। मैप ऑफ रिवर थेम्स, और ये इंग्लैंड का मैप है पूरा। नीचे इंग्लिश चैनल है, यहाँ फ्रांस से ही पड़ोसी देश दिखाए गए हैं, ओके, आयरलैंड है ऊपर। तो ऐसे मैप से थोड़ा इजीली याद हो जाता है, क्योंकि पिक्चर दिमाग में रहती है तो भूलते नहीं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इराक की राजधानी जो बगदाद है, ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? दजला, गंगा, नील या फिर अमेज़न। अब देखो, गंगा तो होगा नहीं क्योंकि वो तो भारत में है, अमेज़न भी कैसे होगा, ठीक है, साउथ अमेरिका में है अमेज़न। नील भी नहीं होगा क्योंकि वो अफ्रीका में है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि ये तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है, तो इराक हमारा लगभग मिडिल ईस्ट एशिया के पास आता है। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, जो कि है दजला, जिसे हम रिवर टिग्रिस भी कहते हैं। तो अगर रिवर टिग्रिस लिखा आए या फिर रिवर दजला लिखा आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही नदी के दो नाम हैं। देखिए मैप में देखते हैं, जो इराक है उसमें से महत्वपूर्ण हमारी दो नदियां निकलती हैं, एक है यूफ्रेट्स और एक टिग्रिस। तो जो रिवर टिग्रिस है उसको हम दजला भी कहते हैं। और जैसा कि हमको पता है, बगदाद जो है कैपिटल ऑफ इराक,
ये इस नदी के ऊपर ही आ रहा है ना, देख सकते हैं आप। ये देखो ये बह रही है यहाँ पे नदी, और ये इसी के ऊपर है, और ये इसके नेबरिंग कंट्रीज दिखाए गए हैं, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत और हमारा जॉर्डन। अगला प्रश्न लेते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर। हमारी जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए ये मैप आ गया, यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे नेम्स हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, नहीं तो आप गूगल सर्च करके देख भी सकते हो। अगर वीडियो में क्लियरली दिख रहा है तो ठीक है। ये लोकटक नदी है और ये हमारा मणिपुर है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ट्रिक बताया था, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको मैप पे भी याद है तो भी आप आराम से मार्क कर सकते हो। तो जो लोकटक लेक है वो हमारा मणिपुर में स्थित है, ओके। अगला प्रश्न लेते हैं। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो जो ऑप्शन डी है हमारा, तमिलनाडु में स्थित है लेक पुलिकट, ओके। और एक हमने पिछली बार कौन सा किया था? देवताल, लेक देवताल यहाँ पे है उत्तराखंड में, ये हमारा उत्तराखंड है, और ये लेक पुलिकट, ठीक है, तमिलनाडु। ओके हाँ, भारत की सबसे ऊंची झील पूछी गई थी, वो देवताल झील ही थी, ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो हम सबको पता है देवताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, इसका लोकेशन जो है वो वहीं पर है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, पंजाब या फिर हरियाणा? तो जम्मू में स्थित है हमारी डल झील। ये देखिए वही मैप ऑफ इंडिया, यहाँ डल लेक है और ये अभी का जो यूनियन टेरिटरी है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर स्थित है डल लेक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है कुछ इस तरह, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, गोदावरी नदी या फिर ताप्ती नदी? देखो अगर मैप आपने मेरे जो सीरीज है मैप वाले उसमें अच्छे से भी पढ़ा है तो गोदावरी और ताप्ती तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो साउथ में है ना। दामोदर और कोसी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिवर कोसी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए मैप पे देखते हैं, बिहार यहाँ पर स्थित है, ओके। और ये हमारी गंगा बह रही है और ऊपर से जो रिवर कोसी है वो अपना पानी कंट्रीब्यूट कर रही है, इसकी सहायक नदी है ना, तो यहाँ पे कोसी, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, गोदावरी नदी या फिर ताप्ती नदी? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दामोदर नदी जो है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है या फिर सॉरो ऑफ बंगाल। ये हमारा वेस्ट बंगाल का मैप है, यहाँ पे स्थित है ये, और ये रही हमारी दामोदर नदी, है ना। तो देखिए कुछ कुछ यही बहती है वो भी, दामोदर नदी। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे ज्योग्राफी के लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो के साथ। तब तक पॉलिटी का मैंने अपलोड कर ही दिया है एक सिंगल वीडियो। उम्मीद है आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, पूरी जी जान लगाइए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।